हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं जो कि चांसेस है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने का। ठीक है, जो 10 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, मैथ का। तो इस प्रकार से एमसीक्यूज आता है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट। यहाँ पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए ये और ये चार्ट दिया हुआ है, और हम लोगों से जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता दूं, आप सबको पता होगा या नहीं। अगर एक हमारे पास ग्राफ है और ग्राफ में हमारे पास एक्सिस है, जैसे कि यहाँ ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट है इस तरह से। तो आप सबको पता होगा कि जो भी पॉइंट हमें एक्स एक्सिस में मिलता है वही जीरोस होता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो देखिए, जिस पॉइंट का वैल्यू वाई का वैल्यू जिस चीज़ का जीरो होगा वही एक्स एक्सिस में लाई करेगा। तो यहाँ पे पहला जो है ये आपका एक, और दूसरा जो है ये आपका। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं आएगा, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग को x का वैल्यू लेना है। तो x का वैल्यू कौन सा है, देखिए, एक आपका आएगा -6 और एक आपका आएगा 6। तो इस प्रकार से ये हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, और इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए, जब भी दो लीनियर इक्वेशन होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो x के आगे कॉफिशिएंट, y के आगे जो कॉफिशिएंट है, इसका रेशियो निकालेंगे। जैसे a1/a2 दैट इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो लाइन्स है दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर इंटरसेक्ट करता है तो एक पॉइंट ही मिलता है जो, इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन होता है। और जिस भी स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन मिल रहा है दोनों स्ट्रेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसको हम लोग कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। अगर मान लीजिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है और नॉट इक्वल टू अगर होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये पैरेलल लाइन बनेगा। और अगर जब पैरेलल लाइन बनता है तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता उसको हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद में और एक होता है कि एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर और एक लाइन, कैसे पता चलेगा भैया दोनों लाइन सेम है, तो इसका मतलब होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिडेंट। ठीक है, और इसका भी सॉल्यूशन निकल रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग को चेक करना था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है देख लीजिए क्या है। एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ x प्लस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0, और दूसरा इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो है आपका -3x इजिकल टू 6y -1। तो सबसे पहले इसको एक ही तरफ कर दीजिए, देखिए सबको एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐसे एक तरफ करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 6y -1 इजिकल टू 0। अब उस प्रकार से देखिए, देखेंगे a1 क्या होगा, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे a1 1 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग a2 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए a2 क्या है 3 है, b2 क्या है यहाँ पे 6 है, और c2 क्या है -1 है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे a1/a2 इक्वल टू, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। देखिए a1/a2 मतलब 1/3, b1/b2 मतलब 2/6, कट के क्या हो जाएगा, ये 1/2 1/3 आ जाएगा। और c1/c2 में क्या आ जाएगा, 5 -1 आ जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू। इसका मतलब हमको क्या मिला, हमको मिला a1/a2 जो है वो b1/b2 के साथ तो इक्वल है, बट दैट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका रियल नंबर से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए दो कुछ नंबर है, जैसे यहाँ पे a b c 3 नंबर है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर एक्स, बी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और फिर c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 है। ठीक है, और इसका देखिए एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ ये है करके। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि एलसीएम अगर मैं निकालूँ, देखिए इनको अगर मैं देखते हुए एलसीएम निकालूंगा तो क्या होगा, एलसीएम में छोटा लेते हैं तो यहाँ पे सब में तो 2 का पावर स्क्वायर है तो इसको ले लेंगे। उसके बाद 3 है, बड़ा लेते, सॉरी, सबसे जिसका पावर बड़ा होता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या होगा, 3 का पावर एक्स होगा। और उसके बाद में 5 भी वैसे लेना होगा और 7 भी वैसे लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है कि एलसीएम जो है वो कितना दिया हुआ है, एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3780। तो यहाँ पे जो एलसीएम हम लोग निकाले उसको मैं यहाँ लिख दूँ, अगर 3780, तो यहाँ 3780 मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसका फैक्टराइजेशन निकाल दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन निकाला है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 इंटू 7, तो मैं यहाँ लिख दूँ फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर फिर 3 का पावर 3 फिर 5 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पे ये सेम है, 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 मतलब 3 का पावर x जो होगा वो किसके साथ सेम होगा, 3 के पावर q के साथ। तो इस प्रकार से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। यहाँ पे बोला गया द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इजिकल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 18। 18 को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 9 जा, और ये 2 और 9 के बीच का फर्क नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 9 आ जा रहा है, बात समझ रहे। मतलब ये 2 3 जा 6 और 3 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। और 6 और 3 का बीच में जो डिफरेंस होता है, 6 और 3 का बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी 3 होता है। मगर यहाँ -3 चाहिए, मतलब मेरे को -6 + 3 लेने से मेरे को -3 मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2x स्क्वायर लिखूँगा और फिर मैं यहाँ -6x लिखूँगा और फिर +3x लिखूँगा और फिर -9 इजिकल टू 0 लिख दूँगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, 2x कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x -3 बच जाएगा। फिर यहाँ पे +3 बाहर ले लेंगे तो x -3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x -3 कॉमन ले लेना पड़ेगा और यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, देखिए ये और ये बाहर चले गया तो अंदर क्या बचा, 2x + 3 बचा। अब 0 से इसको इक्वेट करेंगे तो x -3 इजिकल टू 0 और 2x + 3 इजिकल टू 0। तो इस प्रकार से x इजिकल टू 3 आ जाएगा और यहाँ पे x इजिकल टू -3/2 आ जाएगा। मतलब एक आपका 3 और एक आपका -3/2 आएगा। तो यहाँ पे 3 और -3/2, मतलब ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। अभी यहाँ पे देखिए गिवन दिया हुआ फिगर यहाँ पे क्या दे दिया है कि ये जो बी डी है ये बी सी के साथ पैरेलल है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो आप लोग पढ़े होंगे उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी निकालना आसान पड़ जाएगा हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ए डी का वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है ई सी का और बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो ए डी का जगह में मैं लिख देता हूँ भैया, ए डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है और बी डी का वैल्यू 4 दिया हुआ है और ए ई का वैल्यू 6 दिया हुआ है और ई सी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, वही तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ई सी हो जाएगा और यहाँ पे 6 × 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे ई सी इजिकल टू 6 × 4/3। तो ये कट गया 2, आंसर आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए मैं एक बात बता दूँ कि अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देता है तो आपको बोला जाता है कि एक पॉइंट है और इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको बताना है एक्स एक्सिस से। अब ये पॉइंट एक्स और वाई में वैल्यू दे दिया रहेगा, तो जब आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा तो उस पॉइंट का वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा आंसर। जैसे इस केस में अगर पूछा गया था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है 8 है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। इसी केस में क्यों होगा, देखिए अब कॉमन सा बात है, ये पॉइंट यहाँ से देखिए किसका डिस्टेंस है, वाई का डिस्टेंस है ना, वाई का लेंथ यहाँ पे कितना है, यही है ना, समझे बात। तो और यही चीज़ अगर आपको बोला जाता डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस बोला जाता तो फिर हम लोग एक्स का वैल्यू लिखते। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द क्या बोला जाता है ये वाई एक्सिस होता तो भी आंसर इसका -6 होता, मतलब -6 से 6 होता खाली, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग माइनस में नहीं लेते। आई थिंक कि आप समझ में आ रहा होगा आपको। फिर अगर हम लोग आगे जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला सर्कमफ्रेंस ऑफ ए टू सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यहाँ पे बोला है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए टू सर्कल, देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अगर मैं सर्कल 1 ले लूँ, इसका सर्कमफ्रेंस का बात करूँ तो ये हो जाएगा 2πr1 ले लेते हैं, और फिर सर्कल 2 ले लूँ और इसका सर्कमफ्रेंस का बात करूँ तो ये हो जाएगा r2। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ना दिया हुआ है रेशियो में 4:5, तो देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि C1/C2 इज इक्वल टू 2πr1/2πr2, है ना। तो यहाँ पे 3a हो गया आपका 4/5, और यहाँ पे देखिए ये 2π तो कट जा रहा है, तो r1/r2 भी कितना आ जा रहा है 4/5 आ जा रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी होगा 4:5। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे बोला गया है PQR और ABC, ये दो ट्राइंगल है, दोनों आपस में सिमिलर है। अब एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे इसका साइड दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मैं सिंपल सा बात बता दूं कि जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है ना वो इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ पेरीमीटर के साथ। तो इस आधार पर यहाँ पे देखिए साइड था 6/8 और ये PQ, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ PQR निकालना है, पेरीमीटर ऑफ PQR निकालना है, और पेरीमीटर ऑफ ABC दिया हुआ है। या तो मैं इसको, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो तो मैं लिख देता हूँ कि साइड, तो देखिए यहाँ पे साइड जो था PQ/AB ये इसके साथ बराबर होगा। अब जब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे PQ का वैल्यू 6 था और AB का वैल्यू 8 था। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिस नहीं दिया हुआ था, मगर पेरीमीटर ऑफ ABC दिया हुआ था 36, तो ये वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल PQR दैट इज इक्वल टू 6 × 36 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, और 8 का टेबल में ये आता है 4, इसको करेंगे तो आ जाएगा 24। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे कहीं कुछ चीज़ हम लोग छोड़ रहे हैं, 8, एक देखिए यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या होगा कि 4 का टेबल से अगर मैं काटूंगा तो 4 2 जा 8, और 4 का टेबल में काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 9, और फिर इसको मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 3, और इस प्रकार से आएगा 27। ठीक है, कितना आएगा 27, इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो उसके साइड के साथ में, उसके साइड का रेशियो के साथ में इक्वल होता है। उसके बाद में फिर आगे अगर हम लोग जाए तो देखिए बैग कॉन्सिस्ट ऑफ है, यहाँ पे एक बैग है जिसमें कि 5 पिंक बॉल है, 8 ब्लू बॉल है और 7 येलो बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर, देखिए ध्यान दीजिएगा, नाइदर ब्लू नॉर पिंक, मतलब कि वो ब्लू नहीं होना चाहिए, पिंक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ब्लू बॉल कितना है, ब्लू बॉल कितना है 8 है, प्लस पिंक बॉल, पिंक बॉल कितना है 5 है, तो दोनों मिला के जो बॉल है वो कितना हो जा रहा है भाई, दोनों मिला के 8 5 इतना 13 हो जा रहा है। तो देखिए कि
जो बॉल नहीं, मतलब ये दोनों को छोड़ के जो बॉल बच रहा है वो कितना है, ये दोनों को छोड़ के जो बॉल बच रहा है वो येलो है, तो येलो कितना है 7 है, तो 7 और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 20 है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा 7/20। ठीक है, ब्लू और पिंक बॉल नहीं निकलेगा तो जाहिर सा बात है ना येलो बॉल निकलेगा, येलो बॉल कितना है 7 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 20 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 7/20। उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, हुज एरिया ऑफ द बेस इज गिवन, आपको यहाँ पे वर्टिकल हाइट भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, निकालने की बोला गया क्या, वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/3 πr² होता है। तो देखिए 1/3 है ना। अब एक बात नोट करिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ बेस बोला गया, बेस का मतलब ऐसे करके ये कोन है, तो ये जो आपका सर्कल है ना दैट इज द बेस, तो यहाँ पे बेस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² होता है, तो मतलब πr² का वैल्यू कितना दिया है 156 दिया हुआ है, πr² का वैल्यू कितना दिया है 156 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो πr² है इस जगह में हम लोग क्या कर देंगे 156 लिख देंगे, और उसके बाद में हाइट, इसका हाइट कितना है भाई, हाइट दिया होगा ना, यहाँ पे हाइट तो दिया था ना, हाँ 8 सेंटीमीटर हाइट इज गिवन, यहाँ पे हाइट लिख दीजिए। अब इसको काटेंगे अगर हम लोग तो 3×5 = 15 और 3×2 आई थिंक सो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 3×5 = 15 और 3×2 6 हो गया, यहाँ पे 86 और 5×4 8×5 = 40, तो ये कितना हो जाएगा 41, तो 416 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग अगर आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, ये भी बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे आपको ये दे दिया गया है, मतलब एक एपी है और उसका ये इस प्रकार से उसका टर्म दिया गया है, यहाँ पे बोला गया फर्स्ट टर्म निकालना है, तो यहाँ पे सम दिया है बात समझिए, अगर पहला टर्म कोई भी एपी आप लीजिए 2 4 8, सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलेंगे तो ये क्या है an भी 2 ही होगा और sn भी 2 ही होगा, क्योंकि पहला बार में इसको जोड़े नहीं है किसी के साथ ना, तो an और sn दोनों क्या होगा सेम ही होगा ना, तो यहाँ पे 3n² प्लस n है, ये क्या दिया हुआ था sn दिया हुआ था, तो यहाँ पे s1 निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे 3 × 1 + 1 दैट इज = 4, तो मैंने भी आपको बताया कि जो अभी s1 है और ये a1 दोनों सेम ही होता है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, फिर देखिए 12 नंबर में यहाँ पे कार्ड दिया गया है और बोला गया है ट्रेंडम फ्रॉम द वेल्स ऑफ अ डेक 52 प्लेइंग कार्ड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड जो होता है वो 12 होता है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होता है वो 52 होता है, यहाँ पे ऑप्शन लिखना मैं भूल गया था, तो इसका आंसर 12/52, इसको काटेंगे अगर हम लोग तो देखिए कितना आएगा, अगर 4 का पहाड़ा में काटूंगा टेबल में काटूंगा तो ये 3 आ जाएगा, और 4 का पहाड़ा में ये भी कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब 3/13 इसका आंसर आ जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए टोटल नंबर ऑफ ताश का पत्ता में 52 कार्ड होता है, जिसमें से 26 ब्लैक कार्ड होता है और 26 रेड कार्ड होता है, फिर इसको 13-13 में अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 13 जो होता है ये आपका सेफर्ड कहलाता है, इस प्रकार से हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं पान पत्ता। ठीक है, और उसके बाद में 13 ये आपका क्लब होता है जिसे हम लोग खेलते समय चिड़ी बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हार्ट होता है, ठीक है, ये आपका 13 होता है, और डायमंड होता है 13, इस प्रकार से जो शेप होता है ये आपका डायमंड का है। ठीक है, इसको हम लोग ईंटा बोलते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कितना होता है। ठीक है, अब सुनिए सब में 3-3 फेस कार्ड होता है, सब में 3-3 फेस कार्ड होता है। ठीक है, एक राजा होता है किंग, फिर एक जेकल होता है गुलाम, और उसके बाद में एक आपका क्वीन होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से फेस कार्ड कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाएगा 3 सबको जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो देखिए 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट बोले तो 10 हो जाएगा,
और बोला स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बोला गया। देखिए 1 ये तो ना तो प्राइम होता है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर आता है। 2 प्राइम नंबर होता है। 3 प्राइम नंबर होता है। 4 जब आया तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और इन दोनों का एलसीएम निकालना है आप लोगों को। तो भैया मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 5 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो उस प्रकार से यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। इसका भी ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर एक क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि जब पॉइंट यहाँ से रहता है और हमको एक्स एक्सिस में पूछा गया तो वाई का वैल्यू यहाँ वाई एक्सिस में पूछा गया तो एक्स का वैल्यू मतलब -4, तो डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, तो आंसर इसका क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ के क्या होगा, 1 जीरोस तो 2 दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा बात है। यहाँ पे 1 जीरोस हम लोग को पता है तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू में पुट कर दीजिए, 3 × 2 प्लस के। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस और ये इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जा रहा है आपका 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिख रहा है के इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, ए नंबर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ 16 नंबर में बोला है कि इसको सिंप्लीफिकेशन करने से हमको क्या मिलेगा। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे कॉस का पावर 4a माइनस साइन का पावर a। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर कर दूंगा, माइनस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जा रहा है। तो ये आपका कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है मैं तो ठीक ही लिखा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए के हो गया, a प्लस बी, और a माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो आपका होल ओवर क्या हो जा रहा, 1 हो जा रहा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जा रहा। तो बच गया ये। अब यहाँ पे देखिए कि इसको क्या में चेंज कर सकते हैं, या तो कॉस को बदल सकते हैं या तो साइन को बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे साइन को बदल के देख रहा हूँ, अगर इसमें से आंसर नहीं आएगा तो कॉस को बदलूंगा। सॉरी, यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ, माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट लिखना मत भूलिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए -1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका प्लस प्लस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1, जिसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। अगर ये नहीं आता तो मैं साइन को चेंज करके देखता, अगर आ गया तो ठीक है। उसके बाद में फिर अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन रहता है, मगर देखिए कहीं कहीं आप लोग फंसेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी बोला है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो अगर मेरे पास यहाँ पे डी अवेलेबल होता तो मैं प्लस डी कर देता तो नेक्स्ट टर्म निकल जाता। अब डी कैसे निकालते हैं, आप सबको पता ही होगा कि A2 - A1 अगर हम लोग करेंगे तो हमको डी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता यहाँ पे A1 क्या है तो देखिए √6 जो है ये क्या होगा, हमारा A1 पहला टर्म, फिर √24 ये क्या हो जाएगा हमारा A2, ये हो गया दूसरा टर्म, और फिर यहाँ पे जो भी दिया हुआ ये क्या हो जाएगा आपका A3 हो जाता है। हमको A4 निकालना है, हमको क्या निकालना है, A4 निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डी निकाल दूंगा। तो डी निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए A2 - A1, तो ये हो जाएगा √24 माइनस √6। अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, एक काम करेंगे 24 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर यहाँ पे आएगा आपका कितना 24 ना। देखिए यहाँ पे आ गया 12, फिर ये आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए मेरे को क्या मिल रहा है, 2 बाहर चल जाएगा तो 2√6 मिल जा रहा है। तो ये 24 को मैं 2√6 लिख सकता हूँ माइनस √6। तो देखिए दोनों का बीच का फर्क क्या होगा, √6 होगा। तो एक बार समझ में आ गया मेरे को, डी क्या मिल जाएगा आपका, ये ए हमारे पास है, डी है तो हम लोग an का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। मगर मैं उतना मेहनत नहीं करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास जो √54 है, ये √54 जो है इसमें मैं क्या करूँगा, √6 को ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए अब 54 है तो फिर 54 को आप तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 1, यहाँ पे आएगा कितना है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 7, फिर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, फिर यहाँ आ जाएगा 9, फिर यहाँ आ जाएगा 3 और फिर 3। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ये क्या होगा, बाहर चल जाएगा और क्या बच रहा है, 6 बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3√6,
ठीक है ना। देखिए ये 2 ठो है ना, तो ये बाहर चल जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3√6। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3√6 प्लस √6 दैट इज इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4√6। अब 4√6 जो है, तो यहाँ पे देखिए 4 रूट का बाहर था, इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए ये 4 4 जा कितना होता है, या तो 6 4 जा 24, और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 1 हाथ में, और ये 8 तो 96। तो इसका आंसर √96 बी नंबर आएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल अच्छा नहीं बनेगा, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट ठीक से बन नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं एक बार इसको ऐसे कर देता हूँ। और देखिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक टेंजेंट पास हो रहा है, टेंजेंट पास हो रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। अब हम लोग से बोला है भाई ये एक्स और वाई का वैल्यू बताने, एक्स प्लस वाई का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री दैट इज इजिकल टू 180 होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जा रहा है। तो इसका मतलब x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अनदर क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। यहाँ पे अल्फा बीटा दिया हुआ है और यहाँ जीरोस और पोलिनोमियल बोला गया, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ आपका यहाँ पे 1/अल्फा और 1/बीटा। देखिए यहाँ सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एलसीएम लेने से ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। बीटा प्लस अल्फा आता है, लेकिन मैं यहाँ बना के लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा। देखिए अगर कन्फ्यूज़न है तो देखिए जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा आएगा ना, तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। अब आप सबको पता ही होगा कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो मेरे पास अगर इक्वेशन है तो इसका फॉर्मूला था -b/a। तो यहाँ पे b जो है -3 है ना, तो -3 है, और फिर यहाँ पे आपका माइनस पहले भी आता है, तो माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और -b/a मतलब यहाँ पे 4 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/4, और अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a होता है। c कितना है यहाँ पे, -7 है, और a कितना है यहाँ पे, 4 है। तो अब देखिए ऊपर में क्या आ जा रहा है आपका, 3/4, और इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, -7/4। तो देखिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू उसके बाद 4/-7, तो ये 4 कट जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/-7। तो यहाँ पे देखिए आंसर है -3/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इन ए गिवन ओ इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, पी क्यू इज ए कोड। यहाँ पे जो पी क्यू है, ये जो आपका पी क्यू है, ये कोड है। ठीक है। और उसके बाद बोला गया इफ़ द टेंजेंट पी आर एट पी मेक एन एंगल, मतलब यहाँ पे एक एंगल बन रहा 50 डिग्री का। ठीक है। तो देखिए आप गौर से देखिए, अगर ये पूरा एंगल मैं लूँ, ये पूरा एंगल लूँ, तो ये कितना का होगा, 90 होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये आधा यहाँ पे दिया हुआ 50, तो इसको मैं घटा दूँ तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये जो अंदर का एंगल होगा ये 40 डिग्री का होगा। ठीक है ना, ये 40 का होगा। देखिए ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो अपोजिट साइड से इक्वल होगा, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो ये भी 40 का हो जाएगा। तो दोनों 40 का हो गया, तो 40 + 40, और ये एक एंगल एक्स है, तो दोनों सब मिला के कितना हो जाएगा, 180। तो एक्स इजिकल टू 180, 40 + 40 80 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा। ठीक है। तो देखिए अगर आज का क्लास से आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिला हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।